सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये एजुकेशन चैनल है जो बिल्कुल फ्री है ना। कोई भी इसको यूट्यूब खोल करके एक्सीलेंस मास्टरमाइंड टाइप कर दे या माइक पर बोल दे। यह हमारा मोबाइल नंबर है 930 281 2239। इसको डाल करके और सर्च मार दे तो हमारा ये चैनल आ जाएगा। तो आज का मेरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास करके जो एमपीपीएससी है, आपका वनडे एग्जाम है। जैसे कि अब पटवारी आने वाली है और काफी भारी संख्या में पटवारी के पद आने वाले हैं। एमपी पुलिस का आपका एग्जाम बता ही दे गई, डेट बता दी गई है। और सिविल जज में जो है वो प्री के पेपर होने वाले हैं जल्दी, तो उसके जीके में ये कुछ आ सकते हैं। तो चलिए हम ज्यादा बात ना करके और मतलब की बात करें तो आज हमारा टॉपिक है आपका पंचायती राज। पंचायती राज तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें काफी बदलाव किए गए हैं तो हमको उस बदलावों को देखना होगा। तो मेरा इसमें ये प्रयास है कि एक ही टॉपिक में ये करीब मेरी आधे से घंटे का हो सकता है वीडियो बने ये, तो उसमें जो है वो आपको मैं सभी मुख्य बातें बता दूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आपका गलत ना हो, है ना। तो चलिए हम चलते हैं। तो यदि आप देखते हैं, है ना, भारत में अगर हम आते हैं, भारत में आते हैं तो ये व्यवस्था जो है सिर्फ भारत में ही पाई गई है। जो भारत का भूभाग था वहीं पर ये व्यवस्था थी। बल्कि कह सकते हैं कि भारत की एक मुख्य विशेषता जो है वो क्या है, पंचायती राज है। तो भारत में कितने समय पहले से थी ये, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत से लोग मानते हैं कि ये जो है वो शुरू से ही हमारी व्यवस्था का जो है वो अंग रही। तो लेकिन हम इसको तथ्यों से जब हमको मिलने लगती है ये, तो हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक वंश था आपका, है ना, वो वंश था, दक्षिण भारत का वंश था चोल वंश। कौन वंश था बच्चों? चोल वंश था, है ना। ये आपके दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। तो ऐसा कि हम इतिहास में हमने वीडियो में बताया भी है कि चोल वंश की जो है दो मुख्य विशेषताएं थी। दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी इसका? स्थानीय स्वशासन। क्या थी? स्थानीय स्वशासन, है ना। इसी को जो है वो सरल अर्थों में जो है वो पंचायती राज की संज्ञा दी जाती है। इसी को सरल अर्थों में जो है पंचायती राज्य की संज्ञा जो है वो दी जाती है। तो एक विशेषता ये थी। और दूसरी इनकी विशेषता क्या बताए थे हम लोग कि इनके पास एक अच्छी व्यवस्थित जो है वो क्या थी, समुद्री सेना थी। समुद्री सेना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? जल सेना बोल सकते हैं। जल सेना, है ना। तो ये थी। तो ऐसा मानना है कि हमने जो है वो चोल वंश से, इस वंश से बच्चों पूछता है, इस वंश से हमने जो है पंचायती राज की प्रेरणा ली। इस वंश से हमने पंचायती राज की जो है वो प्रेरणा ली। तो प्रारंभिक अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि किससे लिए हमने? चोल वंश से। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ और सबसे पहले वो बंगाल में आए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारत पे एक शासक की स्थिति बन गई। आए थे एक व्यापारी के रूप में और भारत के राजा बन गए और काफी बड़े भूभाग में उनका जो है वो क्या हो गया? फैलाव हो गया इनका अंग्रेजी शासन का, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश शासन। तो ये देखा गया कि इस व्यवस्था के प्रति, किस व्यवस्था के प्रति? पंचायती राज के प्रति उन्होंने एक बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार था। क्या था? उपेक्षापूर्ण जो है वो व्यवहार था। तो क्या हुआ? अब किसी चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो चीज जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो यही स्थिति जो है वो पंचायती राज पे भी लागू हुई कि पंचायतें जो है वो कमजोर पड़ती गई और उन्होंने इसको जो है वो एक प्रकार से अपना विरोधी भी माना कि ग्रामीण स्तर पे ही बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं, हमारी लोगों को पूछताछ नहीं होती है। तो उन्होंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। चलिए हम आगे चलते हैं। तो बंद कर दिया, लेकिन एक आपके गवर्नर जनरल थे, है ना, एक गवर्नर जनरल थे। क्या नाम था उनका? लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन है ना। इन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। इन्होंने पंचायती राज की तरफ इनका ध्यान गया और इन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर हम इस व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो जो ब्रिटिश शासन के जो काम काज है उसमें काफी कमी हो जाएगी। तो अपने कार्यों को हल्का करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, कुछ कानूनी प्रयास किए। क्या किए? कानूनी प्रयास किए और इस व्यवस्था को जो है वो पुनः इन्होंने बढ़ाने के लिए प्रयास किए कि ये व्यवस्था जो है वो अच्छी तरह से काम करने लगे। तो एक इससे क्वेश्चन बनता है आपका, ये तो यही बनता है कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए किस गवर्नर जनरल द्वारा कार्य किए गए? तो किसके द्वारा कार्य किए गए? लॉर्ड रिपन द्वारा। तो अंग्रेजी ब्रिटिश शासनकाल में ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पंचायतों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए इनको जो है वो पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन में क्या कहा जाता है? पिता। तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का पिता, पिता कहा जाता है। तो ये याद रखिए, कैसे रखेंगे? पिता माने होता है बाप, सुना बाप। थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं है, थोड़ा सा शिष्ट शब्द नहीं है, लेकिन हम कोडिंग के लिए बाप है ना। तो ये पा देखिए यहां बीच में रिपन, 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 क्या शब्द भर रहा है? पाव भर रहा है ना। और बाप, बाप, बाप क्या होगा? पाव भर रहा। तो इस पर समझा कर सकते हैं कि पा शब्द जो भर रहा है, पा जो है दोनों में, पिता में भी पा है और इसमें भी पा है। या कभी कभी जनक लिख देता तो जनक भी देख लीजिएगा, जनक माने भी पिता होता है। ये हिंदी का पर्यायवाची है पिता का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग जो है वो भारत के लिए आजाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। और उनका भी एक सपना था, उनका एक सपना था कि भारत जो है वो ग्रामों में बसता है। भारत कहाँ बसता है? ग्रामों में बसता है। तो यदि हम सब ग्रामों का ही विकास कर दें तो स्वतः ही भारत का विकास हो जाएगा ना। अगर हम ग्रामों का विकास कर दें तो भारत ग्रामों से बनता है, भारत का विकास जो है वो स्वतः हो जाएगा। तो इसके सबसे बड़े समर्थकों में जो थे पंचायती राज के, वो थे आपके कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो है वो एक सपना था कि जो है वो हम पंचायती राज को, और दादा भाई नौरोजी ने भी इस दिशा में काफी काम किए। दादा भाई नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, सबसे बुजुर्ग भारत का वैभव पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये समर्थक थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत जो है वो आजाद हो। कब हुआ आजाद भारत? 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आजाद है ना। इसी दौरान भारत का संविधान बनाया जा रहा था। तो भारतीय संविधान के जो है वो अनुच्छेद 40 में, इसमें अनुच्छेद या आर्टिकल इसमें 40 में जो है वो पंचायती राज्य को मजबूत करने का राज्य पर दायित्व सौंपा गया कि राज्य इस तरह की नीतियां बनाए, इस तरह काम करे ताकि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। तो कभी अनुच्छेद पूछ लेता है कि संविधान किस अनुच्छेद में जो है वो ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कही गई है? तो किसमें कही गई है? अनुच्छेद 40 में। और ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में दिए गए, है ना। तो कभी कभी ये अनुच्छेद भूलने लगता है, तो अपन ये 4 यहां से निकाल लेंगे, है ना, और यहाँ पे 4 करके उसमें एक 0 प्लस कर देंगे। इस तरह याद रहेगा। ये कभी हमको 40 याद है और पूछ दिया कि संविधान का भाग कौन सा है, तो पहला कौन सा रहा? 4। इससे जान जाइए भाग 4 है। इस तरह से इसका आप जो है वो संबंध स्थापित कर लीजिए मन में, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बनने लगेगा। तो 40 से ही जो है प्रेरणा ली गई, 40 से ही जो प्रेरणा लेकर के संविधान को जो है वो क्या किया गया? संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। मैंने भारतीय संविधान में जो है पंचायती राज को व्यवस्थित ढंग से एक माध्यम बना करके इसमें शामिल कर दिया गया। तो चलिए, भारत आजाद हुआ। उसके बाद फिर कुछ प्रयास और किए गए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 1952 में
1952 में ग्रामों के विकास के लिए जन सहयोग के माध्यम से एक योजना शुरू की गई थी। वो थी आपकी सामुदायिक विकास योजना। 1952 में कौन सी योजना की गई? सामुदायिक विकास योजना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? कोई पूछता इसका, तो इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामों का विकास करना। क्या उद्देश्य था? ग्रामों का विकास करना। और पंचायती राज का भी उद्देश्य क्या है? ग्रामों का विकास करना, उनको जो है वो आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन क्या हुआ? ये योजना सफल नहीं हो पाई। ये योजना जो है वो सफल नहीं हो पाई। और उसका मुख्य कारण क्या था? कि जनता का, जो भारत की जनता थी उस समय की जनता का जो है वो सहयोग ना मिल पाना। जितने सहयोग की जरूरत थी उतना सहयोग जो है वो सहयोग ना मिल पाना। ठीक है। सही जनता का जो है सहयोग ना मिल पाना, इसी कारण से योजना जो है वो सफल नहीं हुई। लेकिन प्रयास तो जारी रहे। तो प्रयास अगर करते रहे तो एक न एक दिन जो सफलता मिल ही जाती है, चाहे वो पंचायती राज हो और चाहे आपका वो जो है वो। आ जाइए आप लोग। हेलो। तो जनता का सहयोग ना। हाँ, बैठिए बिल्कुल कमिंग है आपका, है ना? वेलकम है। जनता का सहयोग न मिल पाने के कारण से जो है वो ये योजना जो है वो क्या हुई? सफल नहीं। थोड़ा शूटिंग बन रही है ना, शूटिंग हो रही है इसकी, ये मेरी क्लास ही चल रही है। थोड़ा शांति बैठने जाने का है ना, आवाज कम आ जाएगी इसमें। तो क्या किया गया? कुछ समितियां बनाई गई, इसलिए कि वो इस बात का ये बात बताएं कि वो कौन से काम किए जाए सरकारों द्वारा जिससे पंचायती राज हमारा क्या हो? मजबूत हो जाए। तो जो पहली समिति बनाई गई थी वो आपकी कौन सी थी? पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति। तो कोई पूछ सकता है कि पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए जो पहली समिति बनाई गई थी उसका क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति ने क्या किया कि 1957 में जो है अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट 1957 में। ठीक है। अब ये सन हमको याद ना रहे तो इसकी हम कुछ टिक देना चाहेंगे आपको। जैसे कि 1857 याद है? लेकिन क्या हुआ था? ये ईयर में जो है वो भारत की पहली क्रांति हुई थी। सबको मालूम होगा भारत की जो प्रथम क्रांति कब हुई थी? 1857 में। यह स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, है ना? और ये क्रांति थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ में थी। तो इसमें अगर हम 100 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 1957। कितना हो जाएगा? 1957। तो यहाँ पे हम इसको ये आंकड़ा मिल गया हमको। तो थोड़ी देर दिमाग में बैठा लिया हम कि 1857 की 100 साल बाद जो है वो जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी उसने क्या की? अपनी रिपोर्ट की। और इस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसने कही, बहुत सारी बातें कही, काफी लंबा समय लिया। इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि जो पंचायती राज है जो उसमें कितने स्तर होने चाहिए? पंचायती राज में जो है वो कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। ठीक है। 3 स्तर होने चाहिए। वो स्तर हम बताएंगे आगे चल करके। बताने कौन कौन से? नीचे जाइए आप। पहला ग्राम पंचायत, फिर नेक्स्ट बीच में जनपद पंचायत, और जिला स्तर पे जो ग्रामीण एरिया है उनके लिए जिला पंचायत। ये 3 स्तर की इसने बात कही और इसकी बात मान भी ली गई। इसकी बात मान भी ली गई और सरकार द्वारा जो है वो पंचायती राज लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद जो है वो पहली बार जो है वो पंचायती राज लागू किया गया। उसका सन पूछता कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। ये आपको दिमाग में रखना है। ये पूरे स्वतंत्रता के बाद जो है वो पंचायती राज किस वर्ष लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, याद रहेगा। अब 2 अक्टूबर क्यों चुना गया?
गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था पंचायती राज। गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना क्या था? पंचायती राज। इसलिए गांधी जी की जो बर्थ डेट थी उसको चुना गया, उसका डेट किया गया है ना। बर्थ डेट क्या थी? 2 अक्टूबर। तो याद रहेगा ये भाई गांधी जी का सपना था पंचायती राज, इसलिए उनके डेट ऑफ बर्थ पर ये लागू की गई। 1959 थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, उसको दिमाग में रखना। अब ये पूछा कहां पे लागू की गई? तो राजस्थान में लागू की गई। कहां पे की गई? राजस्थान। गलत लिखे राजस्थान ना, सही है तो नहीं है, राजस्थान में की गई है ना। और राजस्थान को जिला कौन सा था? वो नागौर। जिला कौन सा? नागौर। तो नागौर ये भूल जाता है, चलिए अब बता देते हैं, अब नहीं भूलेगा। राजस्थान लास्ट में क्या आया? ना से क्या बना दिए? नागौर। याद रहेगा, ना से क्या बना दिया अपन ने? नागौर। तो राजस्थान अगर याद है, राजस्थान याद है तो नागौर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है कि वो जानता कि लड़के अब पहला तो तैयार कर लेते हैं तो दूसरा पूछता है। तो वो खुद ही कहेगा कि स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1959 को जो है वो सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। वहां पे राजस्थान में लागू किया गया। दूसरा राज्य कौन सा था? तो दूसरा वेरी गुड है ना। दूसरा राज्य आपका कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा रास्ता तैयार हो गया। लेकिन यहां पे भी बात बनी नहीं, यहां पे भी बात बनी नहीं, क्योंकि बंधन नहीं था। राज्य सरकारों के विवेक का विषय था, क्योंकि पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, जिसपे कानून बनाने की पावर किसको है? राज्य विधानमंडल को है, अर्थात राज्य को है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है। तो हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची दी गई है, हमने पढ़ा चुके हैं, वो एक हमारा वीडियो पड़ा हुआ है अनुसूचियों पे, उसको देख सकते हैं आप। तो उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है उसमें जो है वो पंचायती राज है। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपके पटवारी में क्वेश्चन आया भी है, एमपी पटवारी एग्जाम में, कि पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है। उसमें दिया संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट माने 3 सूचियों से जो बाहर। तो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो दिमाग में रखिएगा। तो राज्यों पर ये सौंपा गया कि आप कानून बनाइए, लेकिन क्योंकि उनका कोई बाध्यता नहीं थी तो शुरू में तो कुछ कानून बनाए राज्यों ने, पंचायती राज को लागू करने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो इनकी प्रति उनका व्यवहार जो है वो उपेक्षापूर्ण हो गया। तो ये हाल हुआ। मध्य प्रदेश इसमें शामिल था कि वर्षों तक इसके चुनाव नहीं हुए, जबकि इसका कार्यकाल जो है वो 5 ईयर रखा गया था, 5 साल रखा गया था। लेकिन कोई बाध्यता नहीं थी कि चुनाव जरूरी है कि नहीं है, चुनाव करवाना जरूरी है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी, तो इसके चुनाव नहीं हुए। तो फिर आपकी एक समिति और बनाई गई, एक समिति और बनाई गई, उसका नाम भी लिख लीजिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये समिति किससे संबंधित है, या बलवंत राय महतो समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। तो क्या किया गया कि एक समिति और बनाई गई, उसका नाम था आपका अशोक मेहता समिति। उसमें मेहता लोग काफी देर लगता है ना, तो मेहता ही मेहता है दोनों। फर्स्ट समिति के भी मेहता है। ये असल में ये अध्यक्ष थे उस समिति के, अशोक मेहता थे, और पहली बार जो बताया थे उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, है ना। ये समिति बनाई गई, और ये समिति जो है बनाई गई 1977 में। कब बना की? सन 1900 ये समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी, कई बातें कही, लेकिन जो एक मुख्य बात कही जो आपके एग्जाम में आती है, वो क्या बात कही? फिजा क्या बात कही? कि इसमें 3 स्तर नहीं होने चाहिए। 3 स्तर को बताया हमने। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बोलिए आप लोग, ग्राम पंचायत, फिर बीच में जनपद पंचायत, फिर उसके बाद जिला पंचायत। तो बीच वाला कौन सा हो गया? जनपद पंचायत नहीं होनी चाहिए। इसको ये जरूरी नहीं है,
इसको ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी, किसको हटाने की बात कही, किसको हटाने की बात कही किसने, अशोक महर्षि समिति ने, किसको कही, बीच वाले जनपद पंचायत को कही। लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है स्वीकार नहीं की, इस बात को स्वीकार नहीं की, 30 तक जो है वो चलती है। उसके बाद जो है वो एक समिति बनाई गई, और समिति बनाई गई, उसका नाम था राव समिति। ये समिति क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, ये कभी कभी पूछ लेता है कौन, ऐसा कुछ देगा कि 3 समितियां दे देगा आपकी पंचायती राज संबंधित है और एक कोई अन्य समिति दे देगा, और पूछे कौन सी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो फिर अगर आपको ये मालूम है तो जो इसके अलावा होगा वो आप समझाएंगे। तो चौथी समिति कौन थी, तीसरी कौन थी आपकी, राव समिति। कौन थी, राव समिति। इसकी भी सिफारिश आई, ये आपकी बनी थी 1985 में। कब बनी थी आपकी, 1985 में। सन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि पटवारी में जो है वो एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक से कम क्वेश्चन बनते हैं तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जब एक ही टॉपिक से हमको 70, 80 क्वेश्चन बनाने होंगे तो हम क्या करते हैं कि उटपटांग संग भी आने लगते हैं एग्जाम में, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कब बनी, 1985 बनी। इसने जो मुख्य सिफारिश की, इसकी सिफारिश क्या थी, इसने क्या कहा, इसने जो मुख्य बात कही वो कही उसने केंद्रीय योजनाएं, जो केंद्र सरकार योजना बनाती है उनका जो है वो क्या किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण मतलब ग्राम स्तर पे उनको पहुंचाया जाए। क्या कहा, केंद्रीय योजनाओं का विकेंद्रीकरण, केंद्रीय योजनाओं का जो है वो विकेंद्रीकरण। ठीक है, पूछ सकता है किसने क्या सिफारिश की, तो उसकी सिफारिश बहुत सारी सिफारिशें थी, उसमें से एक था केंद्रीय योजनाओं का विकेंद्रीकरण, केंद्रीय योजनाओं का विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो अगली समिति जो बनी वो थी आपकी सिंघवी समिति। ये एग्जाम में आती है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, सिंघवी समिति। सिंघवी समिति ये आपकी 1986 में बनाई गई। उस समय राजीव गांधी थे। राजीव गांधी भी जो है वो, उनका भी एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत में पंचायती राज जो है वो मजबूत हो। तो सबसे पहले विचार उन्हीं के मन में आया था कि अगर पंचायती राज को हम अपने भारतीय संविधान में ही शामिल कर दें, है ना, और राज्यों पर एक बाध्यता अध्रोपित कर दें कि उनको पंचायती राज के चुनाव करवाना ही है, इतने समय में करवाना है, तो फिर ये व्यवस्था जो है क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो उस समय आपके जब गठित की गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जो है वो क्या हुआ, कौन प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिंह राव। कौन बने, पीवी नरसिंह राव। तो उन्होंने कोशिश की किया जाए। तो सिंघवी समिति ने जो है वो तीन तरह की सिफारिशें की। कई सिफारिशें की, इसमें 3 मुख्य चीजें थी, 3, पहली, दूसरी और तीसरी, है ना। पहला तो उसने ये कहा कि पंचायतों को जो है वो संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए, अर्थात संविधान में शामिल किया जाए। तो पहला क्या था कि संवैधानिक स्तर प्रदान करना, संवैधानिक स्तर देना, है ना, ये सिफारिश की। दूसरी सिफारिश उन्होंने की कि पंचायतें जो है वो जो छोटे छोटे मामले हैं ग्रामीण स्तर पे, चाहे वो फौजदारी मामले हो चाहे क्रिमिनल मामले हो, तो वो इसका आराम से इसका हल कर सकती हैं, है ना। छोटे छोटे झगड़े विवाद हो जाते हैं जो आगे जाकर क्या करते हैं, बड़ा रूप लेते हैं। छोटा जमीनी विवाद है, अगर उसको उसी समय शांत कर दें तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, लाठी डंडे चलेंगे, हथियार चलेंगे और 302 हत्या तक भी हो जाती है। उससे पूरा परिवार की परवाह तबाह हो जाते हैं ना। लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई लाठी वगैरह उठपटांग सिर में लग गई, कोई व्यक्ति मर गया। तो क्योंकि पारिवारिक लड़ाई होती है, उसमें पूरे सब पिताजी, बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, भतीजे, यहाँ तक कि माँ, बहनें, तो इन सब चीजें क्या मुलजिम बन जाती हैं। 302 की मुलजिम बन गई, जेल में जाना पड़ जाता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो इस समिति ने कहा कि छोटे विवाद को छोटे स्तर में ही खत्म कर देना चाहिए,
तो पंचायतें क्योंकि ग्राम से जुड़ी हुई होती हैं, है ना, उनकी बातें ही मानेंगे। सरपंच बैठ जाए, पंचायतें लगा ली जाए, तो दोनों पक्षकार को बुला करके और बात हो जाए, एक राजीनामा हो जाए, दबाव भी बनाया जाए, थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं ना, उसका बहिष्कार कर सकते हैं। और कोई परिवार जो अच्छी बात कही गई है, पंचायत ने जो निर्णय लिया है, अगर उनको नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर एक बहिष्कार भी कर सकते हैं, एक उन पर बेसिक दबाव भी बनेगा। तो इन्होंने कहा कि जो है उसको थोड़ा सा न्यायिक शक्तियां दी जाए, न्यायिक शक्तियां दी जाए, ताकि मुकदमों को जो है वो निचले स्तर पर ही निपटा दिया जाए, न्याय शक्तियां क्या किया दी जाए। ठीक है, दो बात तो ये हो गई, दो बातें अभी ये बताइए। और इन्होंने जो कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था चल रही है वो बढ़िया है, ठीक ठाक है, गुड है। तो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उसको कहा कि ये सही है, राइट है, राइट है। ये 3 सिफारिशें की और इन्हीं की सिफारिश पर जो है वो संविधान का 73वां संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा लाया गया? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। संविधान लिखते जाइए आप लोग उसको, है ना, तो वीडियो मिल जाएगा आपको देखने के लिए ये, लेकिन लिखते जाइए। ऐसे बच्चे शिकायत करते हैं ना कि हमको याद नहीं होता है ना, तो इस चीज को क्या करना चाहिए, जैसे हम पढ़ के गए कोई चीज, पहला स्टेप क्या करना चाहिए हमको रिवीजन में, 24 घंटे के अंदर एक बार हम उसको देख लें। सेकंड रिवीजन, 1 सप्ताह के अंदर उसको हम पुनः देख लें। और थर्ड रिवीजन कि 1 माह के अंदर जो है वो हम उसको पुनः देख लें। तो हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, एक परमानेंट मेमोरी भी होती है, उसमें बहुत सारी बातें चली जाती हैं जो हमको मृत्यु तक नहीं भूलती है, होता ना सब, तो उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। यदि हमारी कोई बात जो है वो, अगर हम उसको करीब, हमने जैसे बताया कि 24 घंटे के अंदर दोहरा लें, फिर फर्स्ट वीक के अंदर दोहरा लें, और फिर 1 महीने के अंदर फिर से दोहरा लें, तो वो चीजें हमारी क्या होंगी, हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाएंगी। तो हमको काफी लंबे समय तक, और हमारा दावा है कि मृत्यु तक, अगर आपकी बुद्धि ठीक ठाक काम करती रहे तो वो दिमाग में रहेंगी। कभी भी आप इसको रिकॉल कर सकते हो, रिकॉल करेंगे तुरंत आपकी आ जाएगी। तो इस तरह रिवीजन करता है, हर चीज का रिवीजन करिए, बहुत रटना नहीं, छोटे बच्चों की तरह 2 2 दूनी 4 2 ताई 6 2 चौको 8, ये उनके लिए है, उनको मुबारक हो, छोटे बच्चों के लिए है ना। अब हम छोटे बच्चे हैं तो अब हमको रटना नहीं है, हमको क्या करना है, 3 बार रिवीजन करना है। 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन, फिर सप्ताह के अंदर दूसरा रिवीजन, 1 बार बस, बहुत बार नहीं कर रहे हम, 1 बार, और फिर 1 महीने के अंदर तीसरा रिवीजन, या 28 दिन कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या होगी, वो चीजें हमारी परमानेंट मेमोरी में क्या होगा, चली जाएंगी, सेव हो जाएंगी, और हम कभी भी जब रिकॉल करेंगे तो वो आ जाएंगे। चलिए तो चलते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन लाकर के क्या किया गया, पंचायती राज्य को क्या किया गया, संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। क्या किया गया, संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। और ये किसकी सिफारिश पर किया गया, तो हमने क्या बताया था, सिंघवी समिति की सिफारिश पर। सिंघवी समिति जो बनी थी, हम पढ़ा चुके भी है ना, उसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो अब क्या करेगा, पूछेगा किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसकी सिफारिश पर सिंघवी। अभी तो बोल रहे हैं भूल जाएंगे, चलिए ट्रिक बनाते हैं। सासे सिंघवी और सासे संवैधानिक, सासे सिंघवी सासे संवैधानिक, थोड़ा सा जोड़ लीजिए, जोड़ सकते हैं दिमाग में कि समिति का नाम भी जो है वो सासे ही है। जिस समिति ने संवैधानिक स्तर प्रदान करने की बात कही है वो समिति भी क्या है, उसका नाम भी कैसे है, सासे। याद रहेगा। 3 रिवीजन को दिमाग में रखिए, हमने खुद उसको अपने ऊपर लागू किया है और काफी सफल है। लेकिन ये है कि रिवीजन करिए तो बड़े ध्यान से रिवीजन करिए, है ना, ये नहीं कि हम कुछ भी सोते रहे और ऐसे हम खेल लें,
तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी ईमानदारी जरूरी है, ईमानदारी होना जरूरी है। कोई काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो हमको सफलता मिलती है। अगर हम तैयारी सही ढंग से करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। कोई भी ताकत हमारी सफलता को नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सा से सिंधी, सा से संवैधानिक। ठीक है, अब संविधान में क्या किए गए? 3 चीजें की गई। पहली चीज क्या की गई? इसको कहां रखा गया, किस भाग में रखा गया? तो भाग 9 में रखा गया। इस भाग से भाग 9 जो है उस समय खाली पड़ा हुआ था। संविधान के भाग 9 में जो प्रावधान थे उसको हटा दिया गया था, तो उसी में इसको सेट कर दिया। इसको सेट कर दिया गया पंचायती राज लागू कर दिए। और क्या किए गए? अनुच्छेद बनाए गए। अनुच्छेद कौन सा? 243 का से लेकर के आना तक, ये अंग्रेजी में बोले हम तो ए से लेकर के ओ तक ये अनुच्छेद बनाए गए। कभी कभी संख्या पूछता, संख्या थोड़ा देख लीजिए, ए से लीजिए, ए बी सी इस तरह लीजिए, ओ तक कितने अनुच्छेद होते हैं? इतने अनुच्छेद हो गए, ये किया गया। और तीसरी जो चीज की गई वो क्या की गई? ऐसे निकाल चुकाने को हम चुकाते हैं। तीसरी जो है वो संविधान की अनुसूची जो है, कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। इसमें 29 विषय, कितने विषय पूछता कोई? इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं बच्चों? 29 विषय हैं। और विषय क्या है? ये वो विषय हैं जिन पर पंचायत जो है वो काम करती है, जैसे साफ सफाई, मेला, हाट, जल व्यवस्था, कुआं, तालाब, इस तरह की विषय जो दिए गए हैं जिन पर जो है किसको काम करना है? पंचायतों को जो है वो काम करना है। पूछता है यहाँ पे कि किस भाग में है? 9। किस अनुच्छेद में है? 243। एक चीज और देखिए ध्यान से, भी हमारे दिमाग में आई है, इनको जोड़िए थोड़ा सा। इनको 2 + 4 + 3 कितना आता है? 9 आता। 9 कहां पे है? भाग में। जैसे अतलीन भाग 9 में है, इसको प्लस कर लीजिएगा, वैसे भूलेगा नहीं, लेकिन उम्मीद कर दीजिएगा कहीं भूल ही गया तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। यह हम देख लेंगे जो भी अनुच्छेद है विकल्प में से उसका जोड़ क्या आ रहा है। ये हमको भाग 9 पर याद रह गया, हमको अनुच्छेद याद नहीं आ रहा, तो अपन क्या सोच लेंगे कि विकल्प में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से क्या किसी का जोड़ 9 आ रहा है? तो गलत हो सकता 2 लोगों का जोड़ 9 आ जाए, लेकिन अगर एक ही का है तो अपन अनुच्छेद ढूंढ लेंगे। वो कहां से कहां तक है? का से लेकर के अणा तक, या अंग्रेजी पूछे कहां से कहां तक? ए से लेकर के ओ तक। और जो 73वां संविधान संशोधन जो है वो ये कब पारित हुआ फाइनल रूप से? तो वो हुआ आपका, कब हुआ? जो 73वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ? तो 24 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? 24 अप्रैल। इसलिए 24 अप्रैल को जो है वो एक दिवस मनाया जाता है भारत में, वो है आपका पंचायत दिवस। इसको दिखाइए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया था पटवारी में, पटवारी में आ चुका है कि पंचायत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है भैया? क्योंकि इस दिन संविधान संशोधन पारित हुआ है ना, भारतीय संविधान था। ये अपने 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज। अब क्या हुआ कि अब पटवारी वगैरह काफी गांवों में जो है वो ये अनुच्छेद पूछने होंगे कि किसमें है? 243 ए में है कि 243 बी में है कि 243 सी में है? बड़ा कठिन है। चलिए इसको हम टिक से याद करवाते हैं, इसको जो है हम टिक से याद करवाते हैं। तो चलिए हम मिटा दें इसको सबको, है ना। ये तो याद हो गया ना, इतना बन जाएगा। 3 बार 3 डिवीजन परमानेंट मेमोरी। पढ़ना क्या है? 3 डिवीजन परमानेंट मेमोरी। 3 डिवीजन परमानेंट मेमोरी कब कब करना है? 24 घंटे के अंदर पहला डिवीजन, 1 सप्ताह के अंदर दूसरा डिवीजन, और 1 महीने के अंदर तीसरा डिवीजन। तो क्या होगा? याद हो जाएगा। याद नहीं होगा, याद तो उसको कहते हैं कि 2 दूनी 4 2 6 परमानेंट मेमोरी में अपलोड हो जाएगा। इस तरह हमारा वीडियो अब जो है वो 2-3 घंटे बाद
सभी के लिए, जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे छात्र नहीं हैं, वो भी लाभान्वित हो। फ्री आपका वीडियो है, देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की क्लास का ही वीडियो मैं आपको भेजता रहूंगा। मैथ, रीजनिंग, एमपीजी के जो भी मास्टरमाइंड में जो क्लासें चल रही हैं रीवा में, तो उनका आपको ऑफलाइन क्लास का जो है वो ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगा। तो अब क्या क्या प्रावधान है, देखिए अनुच्छेद कहाँ पे 243 कहाँ है, ए से लेकर के ओ तक है ना, ए से लेकर के ओ तक, ठीक है। अब अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पे है ना। अब चलते हैं अनुच्छेद 243 क्या ए। तो जो सबसे निचला स्तर है वो ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण करने के लिए संस्था होती है, जानते होंगे आप लोग, क्या, ग्राम सभा। ग्राम सभा, इसमें इससे क्वेश्चन बनते, ग्राम सभा से क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। ये ग्राम सभा कैसे बनती है, तो ग्राम पंचायत के जो भी मतदाता होते हैं, जिनको पंचायतों में वोट देने का अधिकार होता है, तो मतदाताओं से मिलकर बनती है। और मतदाता में आपके सभी आ जाते हैं, सरपंच, पंच, उप सरपंच, ये सभी आपके मतदाता ही है, क्योंकि शर्त ही है कि उस पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है, भाई चुनाव लड़ सकता है, तो मतदाता होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें साल में जो है वो समानता कितनी बैठक जरूरी है इसकी, तो साल में समानता जो है वो 2 बैठकें इसकी जरूरी है। कितनी बैठक जरूरी है, और उनके बीच जो है वो 6 माह से अधिक का अंतर ना हो, जिसमें भी कहा गया है। और बैठक तभी होगी, उसका कोरम क्या है कि 1/10 में 1/10 मतदाता जो है उस बैठक में जब हाजिर हो जाएंगे तभी बैठक होगी, अपनी कार्रवाई करेगी। और इसका मुख्य काम क्या है, क्योंकि लोकल स्तर के होते हैं, लोकल स्तर के मतदाता में शामिल होते हैं, तो ये पंचायतों पर अच्छा नियंत्रण कर लेते हैं। ये कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, अपने अपने हित देखने लगते हैं, गुटबाजी हो जाती है, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो ये पंचायतों पर जो है अच्छी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। तो चलिए, हो गया आपका, तो याद हो जाएगा। 243 ए शुरुआत कहां से हुई है, सबसे निचले स्तर पर हुई है। जो ग्राम पंचायत से भी निचले की संरचना संगठन है तो वो ए। एबीसीडी शुरुआत कहां से होती है, ए से होती है। इस तरह से पंचायत की शुरुआत कहां से होती है, ग्राम सभा से होती है। तो आपने क्या याद रख लिया, 243 ए में है, यह 243 ए में, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए 243 बी, 243 बी, ठीक है। इसको मिटाते जा रहे हैं ना, क्योंकि बड़े बड़ा लिख रहे हैं ना, दिखे ताकि वीडियो देखें उनको भी दिखे। और भैया तुम्हारा काम क्या है, उसको फोकस कर देना, और पास में भी आप रखते हो ना। तो दूसरा जो है आपका 243 बी, 243 क्या है, 243 क्या है ये, 243 क्या है, अनुच्छेद है ना ये, कहाँ का अनुच्छेद है, ये कहाँ पे मिलता है ये अनुच्छेद, संविधान में, संविधान का अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद, ठीक है। तो उसमें बी में क्या है, बी में जो है वो क्या है, बी में पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन की बात करेंगे। गठन माने बनाना, गठन मतलब क्या, बनाना। तो बनाना बी से बनाना, तो कहां पे हो गया ये, बी, याद हो गया ना भाई। पंचायत बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पंचायत बना रहे हैं, तो बात में बनाना, बात से बनाना, तो रहेगा यार बी, रहेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना सी है ना, आप भी बना सकते हैं, अपनी कोडिंग बनाइए। सी, सी क्या, पंचायतों की, पंचायतों की संरचना। सा से संरचना, सा से सी, क्या, सा से संरचना, याद रहेगा। और सा से सी, हम सी बोलते हैं ना, सी आता है साना, जी सर, याद रहेगा। झूठ मत बोलना, याद रहेगा तो ही बोलना, याद रहेगा सर, रहेगा। पूछ नहीं खाना कभी भी, अभी बोलना जो बोलना सही सही। पेपर ये आप पढ़ाई में पढ़ाई सुना लेते तो ठीक रहेगा।
हमने पुलिस के ग्रुप में एक हमारा नहीं था वो चैनल, किसी एक चैनल डाला था, उसमें पंचायती राज, वो पंचायत संविधान के क्वेश्चन ही थे काफी, ऐसा पंचायती राज क्वेश्चन थे काफी। वो आपने अगर एक बार देख लेते तो अगर अच्छी चीजें कहीं से ही मिले उसको ले लेना चाहिए, और बुरी चीजें कहीं से भी मिले उसको नहीं लगाना चाहिए। उसको क्या मोबाइल की भाषा बोलेंगे, डिलीट, क्या मार देंगे, डिलीट। तो चलिए इसको कोडिंग बन गई हमारी। इसको थोड़ा बता दें संरचना। संरचना कैसी होती है, 3 स्तर की होती है ना, 3 स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर पे जो है वो क्या होती है, यहाँ पे ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है, ग्राम पंचायत। तो यहाँ बीच स्तर पे जनपद पंचायत, तो यहाँ पे जिला पंचायत। वेरी गुड, जिला पंचायत। अब इसमें होता क्या क्या है थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे देख लें। जैसे ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। पंचायत से पूछता है पंचायत सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत है। इसका गठन कैसे होता है, इसका 5% चुनाव होते हैं, है ना। और इसका जो मुख्य होता है वो आपका क्या होता है, सरपंच होता है ना, सरपंच। और उप सरपंच भी होता ना, होता है उप सरपंच। अब उनके डायरेक्ट चुनाव होता है कि इनका इनडायरेक्ट चुनते हैं, जनता चुनती है सीधे, है ना। तो मालूम है अपन को उप सरपंच क्या होते हैं, जनता इनको सीधे जो है वो कौन चुनती है, जनता चुनती है। और एक चीज और करते हैं कि जो पंचायत लगभग जो 1000 मतदाताओं पर एक पंचायत, ग्राम पंचायत होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ग्राम छोटे छोटे ग्राम है, तो आसपास के ग्रामों को लेकर के 1000 जनसंख्या हो रही है, तो एक ग्राम पंचायत बना देंगे। तो उनको फिर क्या करेंगे, वार्ड में बांटते ना, शहरों में वार्ड 1 2 3 4 5 6 बांटते ना। अगर आप देखेंगे आपका मोहल्ला किस वार्ड में है, गांव में मोहल्ले होते हैं ना। जब जो हमारे यहाँ जाति समूह चल रहा है ना, उसमें देखा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है उनके घर एक साथ होंगे, ठाकुर घर जो है एक साथ होंगे, जो जनजातियां उनके घर जो है वो एक साथ होंगे। इस तरह से जो है वो देखा जा रहा है, इस तरह से देखा जा रहा है। तो वो लोग क्या बांटते हैं। वार्ड में क्या होता है, पॉलिटिकल चुनाव वार्ड में चौन जीता तो क्या बोलते हैं उसको, पंच बोलते हैं। इस तरह से काम करती है, ठीक है। दूसरी व्यवस्था में क्या है, सेम होता है, थोड़ा बड़ा काम होता है, लेकिन जो उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसका जो कौन पद होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये डायरेक्ट नहीं चुने जाते। इनको कौन चुनते हैं, जो सदस्य होते हैं। यही स्थिति आपकी इसमें नहीं मिलती है। तो ये पूछ सकता है कि डायरेक्ट चुनाव होता है कि इनडायरेक्ट। जहां पर सरपंच पंचायत का चुनाव हो रहा डायरेक्ट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव क्या हो रहा, इनडायरेक्ट। क्या हो रहा, इनडायरेक्ट। ये दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले करते हैं 243 क्या, डी। वेरी गुड, डी है ना, डी। हम इसमें ये काम कर रहे हैं। वैसे कई लोग क्या करते हैं, पूरे अनुच्छेद बता देते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि पूरे अनुच्छेद नहीं पूछता, ये जो मुख्य अनुच्छेद है वो पूछते हैं। तो 243 हम बता दें, इसको क्या हो जाएगा, ये डी। इसमें क्या दिया गया, आरक्षण की बात करेंगे, पंचायतों में आरक्षण कैसा होगा। तो आरक्षण में जो महिलाओं के लिए है, इसको पहले 33% था, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 50% कर दिया। 50% कर सकते हैं। और ऐसा कहा था कि बिहार जो पहला राज्य है जहाँ पे 50% आरक्षण किया गया। जबकि कुछ किताबों में मध्य प्रदेश ही मिलता है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे पंचायतों में पहली बार जो है वो महिलाओं को सभी पदों में, सरपंचों, पंचों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सभी पदों में जो है वो कहा गया कि 33% महिलाएं होंगी। फिर उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 50% महिलाएं होंगी। तो इसका थोड़ा सा दुरुपयोग भी कर रहे हैं लोग आप। जैसे ठीक है, अगर कोई सीट महिला के लिए हो गई तो क्या करते हैं, अपनी भाभी को लड़ा दिया, घर की लेडीज को लड़ा दिया, अपनी पत्नी को लड़ा दिया। अब पत्नी क्या करती है कि काम तो नहीं जानती ज्यादा वो, या उसको घर ही में रखते हैं। और एक नया पद विकसित हो जाता है, सरपंच का पति। तो सरपंच का नाम क्या हो गया, पद का नाम सरपंच का पति या सरपंच का जेठ, सरपंच का लड़का,
तो सरपंच तो बेचारे अंदर है ना। और ऐसे लोग ये भी देखने में आया है कि इनके नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं और कार्रवाई किस पे होती है, तो सरपंच के पति पर नहीं होती है, जो पत्नी होती है जो सरपंच पद से काम कर रही है सांकेतिक रूप से, उसको उनको बेचारों को जेल तक जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है व्यवस्थाओं की। हम साफ नहीं है। अगर हम साफ हो जाएं तो व्यवस्था जो है वो अपने आप साफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और आरक्षण क्या दिया गया है, ओबीसी को भी दिया गया है, ठीक है, एसटी को भी दिया गया है और एससी को भी दिया गया है। लेकिन इनका आरक्षण किस तरह का है कि जिस राज्य में जितना अनुपात है इनका उसी आरक्षण दे दो। जैसे किसी राज्य में अगर ओबीसी जो है वो 30% है तो कुल पदों का 30% ओबीसी को दे दो, एसटी जो है 10% है तो कुल पदों का 10% उसको दे दो, ओबीसी को दे दो। या आपके 60% है तो उसको 7 दे दो। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जिस राज्य में जिस वर्ग की जनसंख्या जितनी है उतने पद जो है वो उस वर्ग के लिए आरक्षित कर दो। तो ये है। अब ये मिलता कहां पे है, 2D में, इसकी कोडिंग बनाए। पहले क्या होता था जब आरक्षण नहीं था तो जो ग्राम क्षेत्र में जो होते थे दबंग टाइप के लोग होते थे, है ना, वो ही चुनाव लड़ते थे। यहां तक कि निर्विरोध चुनाव होते थे भारी संख्या में, क्योंकि जो दबंग होते थे, कुछ प्रभावी लोग होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, उनके खिलाफ युवक खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो दबंगों को डिलीट करने के लिए, क्या करने के लिए, डिलीट हो, चुनाव लड़े, कुछ क्षेत्र में जो मिलते हैं उनको उनसे लड़े वो, लेकिन हर पूरे पंचायतों में छा नहीं आए। उनको डिलीट करने के लिए क्या किया गया, आरक्षण किया गया। तो डी से आरक्षण प्रावधान है, तो डी से डिलीट किया गया। दबंग, तो डी से दबंग। दबंग कैसे लिया अंग्रेजी में सुना आपको, तो डी आएगा ना, तो इस तरह से डी से आप ये याद रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 243E, 243E, इसमें क्या है, 243E, पंचायतों का कार्यकाल, ई, पंचायतों का कार्यकाल। माने कितने वर्ष होगा, तो वर्ष का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बस क्या बोलते हैं वर्ष का अंग्रेजी में, ईयर, इसे ईयर, इसे कार्यकाल हो गया। ईयर में क्या है, पंचायतों का कितने वर्षों के लिए होंगी ये बताया गया है। कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के अंतराल में जो है तो चुनाव होते हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पंचायत को कोई भी ग्राम पंचायत हो सकती है, जिला पंचायत हो सकती है, जनपद पंचायत हो सकती है, यदि इसको भंग कर दिया गया, तो कितनी अवधि के अंदर जो है वो चुनाव करवाना आवश्यक है, तो 6 माह के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 6 माह बचे ही नहीं कार्यकाल पूरा होने में, 5 महीने बाद पूरे का चुनाव होने वाला है, तो फिर चुनाव करवाना बाध्यता नहीं है, फिर अगले चुनाव में देखते हैं उसका हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर 1 वर्ष बचा हुआ पंचायत का कार्यकाल, 1 वर्ष बचा हुआ है तो 6 माह छोटा होता है, तो 6 माह के अंदर चुनाव करवा देंगे। और एक चीज हम यहाँ पे और बता दें आपको कि 3 स्तर होते हैं ना, बीच का स्तर कौन सा है, जनपद का, है ना, जनपद का, ठीक है, बीच का स्तर ही। लेकिन यदि ऐसे राज्य जिनकी कुल आबादी कितनी हो, 20 लाख, मान इससे 20 लाख से अधिक नहीं है, तो फिर उनके लिए जो है वो ये बीच वाला सिस्टम लागू करना जरूरी नहीं है। वो 2 ही सिस्टम लागू करेंगे, पहला ग्राम पंचायत और दूसरा जिला पंचायत। पहला क्या, ग्राम पंचायत, और दूसरा आपका जो है वो जिला पंचायत, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या कितनी तक हो, उनको बीच स्तर तक नहीं रखता है। वो बीच स्तर मतलब कि 2, अपन गिनते ना, यहां से क्या था, 1, 2, 3 आता ना, और 20 लाख में क्या आता है, 2 आता ना,
इससे अपन याद रख लें। इसको गोल करने की बात होती है 2वें नंबर की, नीचे से गिना चाहे ऊपर से गिना, नंबर 2 याद नंबर आता दो ना, और 20 बार अपन को याद करने के लिए क्या दिमाग में याद नहीं करेंगे हम उसको, बार बार हम भी भूल जाते हैं। बड़ी तरह दिमाग में छोटे बचपनों से हमको इस बात को भर दिया गया है कि याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। तो हमको याद नहीं करना, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा देगा, घुमाता भी है, तो हम उससे क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया, रहेगा याद। आपके कहते हैं 5 बार 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है वो क्या आता है 243 जी, 243 जी। ठीक है, जी कौन जी? सुना पार्ले जी, पार्ले जी। पार्ले जी खाओगे तो क्या होगा? शक्ति हो जाएगी, शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। पार्ले है ना, उसका नारा क्या है? पार्ले जी खाओ, है? क्या लिखा रहता है? तुमको याद नहीं आ रहा पूरा हमको। प्राची पार्ले जी खाई होगी ना? बीमार हो जाओगी। हाँ तुम बेकार रहती पार्ले जी। अरे उसमें लोगों क्या उसका पार्ले जी खाओ क्या बढ़ाओ है? सेहत में शक्ति है ना, क्या है? पी है ना, क्या जी? अगला चीज क्या है आपका? जी। इसमें क्या है? पंचायतों की शक्तियां बताई गई हैं, क्या शक्तियां होंगी इनको। डेट कर देते हैं हम, जो नहीं आता क्लास होता तो डेट करते हैं। जैसे अपन मोबाइल में करते हैं ना, जो काम की चीजें उसको रखिए दिमाग में, मोबाइल में, और बाकी को क्या करिए? डिलीट मार दीजिए। डिलीट नहीं करेंगे तो मोबाइल की मेमोरी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। फुल हो जाएगी तो क्या करेगा? हैंग करेगा। और हम ऐसा करेंगे तो हम क्या होंगे एग्जाम में? हैंग हो जाएंगे। हैंग को क्या बोलते हैं एग्जाम में? फेल हो जाना, फेल हो जाएंगे। तो पार्ले जी खाइए, पार्ले जी खाओ, ताकत बढ़ाओ, मैंने शक्तियां भाई ताकत बढ़ाओ, याद रहेगा। बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है, दंड भी दे सकती है ये, है ना, छोटे स्तर पे जो है वो दंड भी दे सकती है। तो ये चलिए आगे चलते हैं। तो आपका आ गया जी में क्या दिया गया? शक्तियां। पार्ले जी है ना, पार्ले जी खाओ। अब बाबा रामदेव बोलते हैं कि भैया पार्ले जी मत खाओ, मैदा का बनता, हम आटा का बनाएंगे। पतंजलि खाओ, पतंजलि की खाओ बिस्किट और ताकत बढ़ाओ। पतंजलि जली जा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच 243 एच। एच एच में क्या है आपका? कर लगाना। तो पंचायतें भी कर लगाती हैं, कार्य शुल्क, उसको शुल्क भी बोलते हैं ना, फीस। जैसे मेला शुल्क, मेला लगेगा, जो जो दुकानदार मेला में लगाएगा इसको पर्ची कटवाना पड़ेगा, 10 रुपया 5 रुपया जो है। इस तरह से गांव में जो मकान है उन पे क्या लगवाते हैं? उन पे क्या लगता है? हाउस टैक्स। क्या लगता है? हाउस टैक्स। बहुत बड़ा टैक्स है ये, हाउस टैक्स। टैक्स क्या? टैक्स। तो एस से हाउस टैक्स, एस से कर रहेगा। ये हाउस टैक्स बहुत बड़ा कर है इनका। अच्छी भाई गांव में जितने मकान है सबसे 100 रुपया लगा दिया, आमदनी हो गई। लागू नहीं किया लेकिन नियम है, ये नियम है कि हाउस टैक्स जैसे अपने नगर में लगता ना, संपत्ति का हाउस टैक्स लगता ना, जैसे ग्राम में भी है व्यवस्था है। अब नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते कि देंगे नहीं लोग। और जब ज्यादा हम लेने लगेंगे, भाई कौन लेगा? सरपंच वसूलेगा, सरपंच पंच लेंगे कहीं लेने लगे हैं तो लेने लगेंगे तो कहेंगे हम ना देते। अच्छा फिर हम वोट देते हैं अगले बार कैसे सरपंच बनते हैं, खूब हाउस टैक्स लगाते हैं, ऐसे बोलेंगे खूब लगाते हैं ना हाउस टैक्स। देखा अगले चुनाव में बन के दिखाए सरपंच, फिर माना तुम्हारी बात हो कैसे बनी है। वोट तो हम दे रहे हैं, पूरे परिवार के वोट दिख रहा। हम परिवार के अंदर कितना वोट है? 15 वोट है, एक वोट ना पाइए। पगलावा ना हाउस टैक्स। वैसे पैसा की कमी रहती गांव में तो तुम टैक्सो रही है, सरपंच ना दे। ठीक है,
तो लगते नहीं, कहीं कहीं लगने लगे। तो और फिर आपका क्या आएगा, 243 आई, 243 आई, आई, आई। इसमें जो है ये कहा गया है कि पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, जो केंद्र सरकार जो सहायता देगी या केंद्र राज्यों के बीच जो कर बंटवारा होगा, पंचायतों के बीच केंद्र बोल रहे हैं सॉरी, राज्य और पंचायतों के बंटवारा होगा, उसके लिए मापदंड बनाने के लिए एक बनाया गया है, हर राज्य बनता ही है ना, वो है आपका राज्य वित्त आयोग। क्या है, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग। तो कहाँ है ये, ये यही तो पैसे दिलवाता है पंचायतों को। तो पंचायत में क्या होती है, इनकम होती है, पैसे दिलवाता तो क्या होती है, इनकम होती है। क्या होती है, इनकम। इनकम तो क्या होती है, इनकम। इनकम का पहला शब्द क्या है, आई। तो आई यहाँ पे भी है दिमाग में। फिर आपका 243 जे, 243 जे क्या है, 243 जे। इसमें ऑडिट की बात है, ऑडिट की माने जो भी पैसा खर्च करती हैं, जो भी इनकम होती है, उसको सही ढंग से खर्च किया गया कि नहीं किया गया। तो पंचायतों की भी जो क्या होती है, ऑडिट होती है। क्या होती है, ऑडिट। तो क्या बोलते हैं ऑडिट को, लेखा परीक्षा है ना, ऑडिट, या इसको हिंदी बोलते हैं लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा है ना, लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा। ऑडिट मतलब क्या होती है, जांच होती है। क्या होती है, जांच। क्या होती है, जांच। तो जा से जांच, जा से जे, यहां लिखना भूल गए, यहां लिखना भूल गए, जे। तो जा से जांच, जा से जे, मतलब जांच कैसे होती है, ऑडिट के माध्यम से। कैसे होती है, ऑडिट के माध्यम से। तो याद रही है, अरे तब समझ आ रहा है, तभी पानी पी ले थोड़ा सा। लिखते जाना है ना, मतलब वीडियो भी सुनने को मिलेगा, लेकिन एक बार लिखोगे तो एक बार लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। कुछ अपन को क्या करना कि नहीं आ रही समझ में जाते ना, तो 2-3 बार लिख डाले अपन। एक तरीका है, इलाहाबाद में काफी लोगों को देखा हमने, तो बहुत सारा सस्ते वाले पेपर ले आएंगे, उसी को जैसे क्या करना ना, तो उसको बैठेंगे और जल्दी जल्दी लिखेंगे उसको। एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाती है वो। तो कहीं कोई लिखने के लिए आ जाए, कहीं कोई बोलने के लिए आ जाए, या कोई उससे क्वेश्चन आ जाए तो वो बन जाता है। एक तरीका वो भी है ना, वो भी अपना सकते हैं आप लोग। तो ये है ना ऑडिट। चलिए इसको मिटा दें। अगली बात थोड़ा सा बेटा रुक लीजिए, चले जाइए आप ना, जाइए। 243 के, 243 के है ना, के। इसमें जो है बनाया गया राज्य निर्वाचन आयोग। हर राज्य में एक निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, जो पहले चुनाव करवाता है। 2 चुनाव करवाता है, एक तो आपका इसका पंचायतों का, जाइए ना, एक पंचायतों का, और दूसरा किसका, दूसरा पंच का, जो नगरीय निकाय होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर होते हैं ना, 2 चुनाव करवाता है ये। तो ये काहे में है, के में है, ये काहे में, के में। क्या करवाता है, चुनाव, चुनाव करवाता है, चुनाव करवाता है। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग है ना। एक तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो पढ़ाया है, राज्य निर्वाचन आयोग, तो चुनाव करवाता है, करवाता, करवाता, तो का से के, का से करवाता, चुनाव कौन करवाता है, कौन करवाता, का से करवाता, चुनाव करवाता, का से करवाता। थोड़ी देर याद रखो, और कोई अच्छी कोडिंग मिल जाती है वो बना लेना, वो कोडिंग मिल जाती है वो बना लेना। फिर आपका आता है अनुच्छेद 243 ओ, लास्ट। इम्पोर्टेंट हमने बताया सिर्फ है ना, इम्पोर्टेंट बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही बताए हैं। आप लोग और भी देख लीजिएगा एक बार। 243 ओ, ओ
तो इसमें ये कहा गया है कि जो जनरल न्यायालय है, जनरल जो कोर्ट है, न्यायालय है, उनको जो है पंचायती मामलों में जो है अधिकारता नहीं होगी। उनको अधिकारता क्या होगा? नहीं होगी। ठीक है, तो रोक लगाई गई है। रोक मतलब ऑब्जेक्शन। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई जनरल न्यायालय है, जैसे कि आपका डीजे का न्यायालय है, या फर्स्ट क्लास का न्यायालय है, हाँ, कहाँ पे? अधिकारता की रोक लगा दी गई। मतलब इनके मामले जो है वो जनरल न्यायालय नहीं सुनेंगे। इनका अलग तंत्र बनाया गया है निपटाने का। कलेक्टर होता है इनका, है ना, कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर के पास जाएंगे मामले। लेकिन क्या होता है, सिविल न्यायालय में नहीं जाएंगे वो जी सर। कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते ना, प्रथम वर्ग न्यायाधीश, द्वितीय वर्ग न्यायाधीश, वहां पे नहीं जाते। तो अगर वहां पे कोई ले जाएगा तो क्या करे होगा? तुरंत जो वकील होगा पुलिस वाला क्या करेगा? क्या लगाएगा? ऑब्जेक्शन लगाएगा। ऑब्जेक्शन माने आपत्ति। क्या लगाएगा? ऑब्जेक्शन। तो ओ से ऑब्जेक्शन, ओ से वही होगा ना, ऑब्जेक्शन क्या होगा? ये तो नहीं हो जाएगा ऑब्जेक्शन, होगा ना। ओ से ऑब्जेक्शन मतलब रोक लगाना। ठीक से याद रख लीजिए ऑब्जेक्शन। तो हेलो मित्रों, वैसे मित्र नहीं बोलता, काफी हो रहा है, हमारी 52-53 साल का हो। तो स्टूडेंटों, ये मेरा पंचायती राज पे वीडियो था और आप इसको देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसा अंगूठा बना रहेगा कैसे, इस टाइप का, है ना, उसको दबाना है। और हमारे ग्रुप में ये देखा जा रहा है कोई एक ऐसा व्यक्ति, 2 व्यक्ति घुसे हुए हैं जो सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, वो बिना किसी कारण के ऐसे वाले को दबाते हैं। हमें बोला था, कमेंट किया था कि ऐसा वाला दबाइए, दबा सकते हैं आप अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप कमेंट में बता भी दीजिए कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। किसी की बुराई करें तो उसको कारण बता दें ताकि वो उसमें सुधार कर सके। तो मैं आर.के. सक्सेना और यही कहना चाहूंगा, देखिएगा इसको। और ज्यादातर ये होता है कि जब हम कैसे कोई वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है तो वो सोचते हैं कि सक्सेना सर का फायदा हो जाएगा। तो मैंने एक जगह में गरुड़ पुराण सुन रहा था, तो वहां पे पंडित जी ये बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो है ब्रह्मा जी की खूब सेवा की। सुन लीजिए, है ना, एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की खूब सेवा की। तो ब्रह्मा जी की खूब सेवा की, बैठ रही है, ब्रह्मा जी की खूब सेवा की, तो ब्रह्मा जी क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। बोले मांगो बेटा, क्या मांगना तुमको, लेकिन शर्त यह है कि जो तुमको मिलेगा उसका दुगना उसको बगल वाले को मिलेगा। बगल वाले क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। अगर तुम एक मकान मांगोगे तो बगल वाले को 2 मंजिला मिलेगा, और तुम 2 मंजिला मांगोगे तो बगल वाले को दुगना मिलता है, 4 मंजिल मिलेगा। अब वो परेशान बेचारा, क्या मांगे? अब मांगे पड़ोसी दुगना मिल जाएगा। बड़ा देर सोचता रहा, तो बोलता है कि भगवान ब्रह्मा जी हमारी एक आंख फोड़ दी, एक आंख हमार फोड़ गई, तो क्या होगा? पड़ोसी की दोनों आंख टूट जाएंगी। इस तरह की भावना से काम नहीं चलता है। आप लोग जो बैठे हुए कई लोग होते हैं कि हमारा बेटा न दूसरा देख ले, आप लोग सहयोगी हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, तो उनको आप जो है वो एक दूसरे सहयोग करिए, एक दूसरे क्वेश्चन पूछिए आपने क्या पढ़ा, इस तरह की बातें होती है ना मिलने पे, आज क्या पढ़ा, अच्छा हम ये पढ़े आज, ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी समूह चर्चाएं होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमको जो चीजें हम पढ़ते हैं वो हमको आसानी से दिमाग में बैठ जाती है। चलिए, बहुत बोर नहीं करूंगा, मैं सक्सेना सर, आर.के. सक्सेना सर, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग, जो आपके रामा गोविंद पहले सिमो चौराहा में स्थित है, और मैं यहाँ पे लगभग कुछ टाइम से अवेलेबल रहता हूँ क्लासेस समय को। तो मैं आपसे नमस्कार करता हूँ, नमस्ते।